तो नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, अभी 31 दिसंबर को एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। उस पे हमने एक वीडियो पहले पूरा उस कार्यक्रम का तो वीडियो बनाया ही था, लेकिन ये पुस्तक जो है आज इस पे चर्चा करेंगे। और ये पुस्तक है राजस्थान में समाजवादी आंदोलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। और एक पुस्तक इसके पहले हमने प्रकाशित की थी, समाजवाद के सारथी। वो ये भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो ये दोनों पुस्तकों की बातचीत आज होगी। और हमारे साथ चंडालिया जी हैं। लगातार इस पे बात करते रहते हैं, पुस्तकों पे ही हम ज़्यादा बात करते हैं चंडालिया जी से, क्योंकि ये विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में वाइस चांसलर रहे हुए हैं और अधिष्ठाता रहे हैं श्रमजीवी कॉलेज के। तो इस तरह से मतलब इनका पूरा फोकस जो है एकेडमिक कामों पे ज़्यादा है, इसलिए हम इनसे एकेडमिक बात ही करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चंडालिया जी का स्वागत करता हूँ इस हमारे मंच पर। और उनसे ही ये निवेदन करूं कि वो इस पुस्तक के बारे में चर्चा करें। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों को, परिजनों को और मित्रों को, और सोशल ग्रुप्स में भी डालें इसको। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें अगर आपको हमारे आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चंडालिया सर, किताब तो आपने ये लिखी है, वो लिखी तो नहीं है, मतलब ये संकलित है लेख, ज़्यादा सभी लेख संकलित ही हैं। और ये लेख जो है अपने महावीर समता संदेश में पिछले दिनों छपे हैं, उसी में से संकलित किए हुए हैं। दरअसल हुआ ये था कि ये जो किताब समाजवाद के सारथी जो छपी है, ये पुस्तक पूना जाने के उस संदर्भ में छपी थी। और पूना का वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया था उस समय, और पता नहीं कितने दिन चलेगा, और वो सारी उस असमंजस में उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो ये तो छप गई थी किताब, क्योंकि उस समय जो जो भी लेख उस समय तात्कालिक लिखे हुए थे, ज़्यादा बड़ी किताब करने की वो सोच भी नहीं थी उस समय। तो ये सारा हो गया, लेकिन उसके बाद वो पोस्टपोन्ड हो गया। तब हमको लगा कि इसके ऊपर और किताब छापनी चाहिए। और तब तक ये जो किताब छपी थी समाजवाद के सारथी, तब तक हमें ये लग रहा था कि इस पे बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, उपलब्ध नहीं है राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पर। तो हमने सोचा कि इसको खोजा जाए, कुछ लोगों को लिखा भी, बात भी की, मेल भी किए कि उनसे जो है वो मटेरियल कुछ वो लिखें और आ जाएं। जोधपुर भी किया जैसे, और भीलवाड़ा भी किया, बांसवाड़ा से एक लेख आया भी। तो इस तरह से मतलब कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर हमने अपने अखबार में किसी कारण से उसको देख रहा था, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल है। और तो कुछ लेख तो मैंने इसमें निकाल के छापे हैं, और बाकी और मटेरियल बहुत है। उसमें से कुछ कोशिश करेंगे कि एक किताब और बनाएं, तो उसमें उन सब का उपयोग करें। तो ये उस के तहत बनी थी, और वो भी, ये भी पूना जाने के लिए ही बनी थी। लेकिन पूना फिर भी नहीं जा पाए क्योंकि पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और चलना फिरना मुश्किल हो गया था। तो फिर इसको अभी प्रकाशित की है, तो और अभी विमोचन हुआ है इसका। तो आप बताएं कि ये किताब कैसे है, क्या बनी है, क्या इसमें। नमस्कार साथियों। पुस्तक चर्चा की श्रृंखला में आज दो पुस्तिकाओं की बातचीत हम लोग करने वाले हैं, और इसमें एक प्रकार की निरंतरता है दोनों ही पुस्तकों में। जैसा अभी सेठ साहब ने भी बताया कि पहले एक छोटी पुस्तिका समाजवाद के सारथी नाम से प्रकाशित हुई, और बाद में
जो पुस्तक अभी हमारे हाथ में है, जिसका लोकार्पण 31 दिसंबर को हुआ राजस्थान में, समाजवादी आंदोलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 2। तो इन दोनों पुस्तकों पर बातचीत करेंगे, और इन पुस्तकों के ज़रिए और उनके बहाने से हम इस देश के वैचारिक आंदोलनों को भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही विभिन्न धाराएं वैचारिक इस देश में रही हैं, और आज़ादी के बाद भी उनमें से अनेक धाराओं में लोग अलग अलग रहते हुए भी देश के विकास के लिए, आम लोगों की बेहतरी के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहे। तो जो विचारधाराएं प्रमुखता से रहीं प्रारंभ में आज़ादी के दौर में, उनमें समाजवाद की विचारधारा एक प्रमुख विचारधारा थी, जो प्रारंभ में कांग्रेस के भीतर ही लोग रहते हुए एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लोग उसमें रहे, और ये सोचकर कि कोई विभाजन ना हो, किसी तरह का बिखराव ना हो, और एक सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आज़ादी की लड़ाई में सब लोग मिल करके शामिल हुए और लड़ते रहे। लेकिन कुछ वैचारिक अंतर हमेशा रहा कांग्रेस की विचारधारा और समाजवादियों की विचारधारा के बीच में, देश के निर्माण को लेकर के भी और विश्व में जो अन्य परिस्थितियां थी उनके विश्लेषण को लेकर के भी। और ऐसे अंतर किसी भी लोकतंत्र के अंदर आवश्यक हैं। मैं सोचता हूं कि जो स्वस्थ लोकतंत्र हैं उनमें वैचारिक विभिन्नताएं और असमानताएं आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा देश हो जहां सारे के सारे लोग एक ही विचार को मानने वाले हों, तो वो तानाशाही कोई अंतर जन्म देता है। जैसा आजकल कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक पार्टी, एक देश एक भाषा, तो ये तानाशाही की ओर ले जाने वाले विचार हैं, जो कि किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ग्राह्य नहीं है। तो ये जो पुस्तक है जिस पर हम बात करेंगे, पहले मैं जो पुस्तिका है उस पर बात करूंगा, और फिर बाद में जो पुस्तक आई उन पर। मैं इस पुस्तक के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो आपको दे दूं कि ये पुस्तक प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका मूल नाम था, और हाँ, जो अब प्रयागराज हो गया है किसी कारण से, वहाँ के लोक रंजन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जो अभी 31 दिसंबर को जिसका लोकार्पण हुआ, और 90 पृष्ठ की ये पुस्तक है जिसका मूल्य 140 रुपये है। पुस्तक का मुद्रण बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से छपी है, और इसका जो आवरण है वो भी बहुत आकर्षक है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति राजनीतिक विचारधारा में, राजनीतिक सोच के साथ चीज़ों को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही कम कीमत पर एक अच्छी पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है अमेज़न पे। और ये पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है, तो इसके लिए किसी पुस्तक के विक्रेता के यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे उसको मंगा सकते हैं। तो मैं जो बात आपसे अभी कर ही रहा था कि अनेक अनेक वैचारिक धाराओं के लोग स्वतंत्रता संग्राम में रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत सारे लोग रहे, क्रांतिकारी आंदोलन अपनी जगह था, और वो लोग अपने तरीके से सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भी ब्रिटिश राज से लोहा ले रहे थे। धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर समाजवादियों का अपना एक अलग समूह भी बन गया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ, और बहुत सारे जो बड़े समाजवादी नेता थे प्रारंभ में कांग्रेस के भीतर ही रह करके आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। उनमें आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महत्वपूर्ण लोग थे। धीरे धीरे जब उनको लगा कि उनकी विचारधारा को लेकर के कांग्रेस के भीतर अब बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने अपना एक अलग से दल भी बनाया, और उस वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात अपने तरीके से उन्होंने जन संघर्षों को प्रारंभ किया, उनका नेतृत्व किया।
जो वामपंथी दल थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में जो उसका विभाजन हुआ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और उनके जो अलग अलग क्रांतिकारी समूह थे, वे सब भी अपने तरह से देश के अंदर वामपंथी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। तो ये सारे अलग अलग राजनीतिक दल थे। भारतीय जनसंघ था जो हिंदू महासभा और उस विचारधारा को प्रतिबिंबित करता था जो देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे और चाहते थे कि देश अंततः एक हिंदू राष्ट्र बने, जो आजकल भी जिसकी घोषणाएं गाहे बगाहे होती सुनाई देती है। तो इस तरीके से इस देश की एक वैचारिक विरासत है जिसमें एक तरफ कांग्रेस जो मुख्य राजनीतिक दल था आज़ादी की लड़ाई में, वो एक किस्म की सेंट्रलिस्ट पार्टी थी जिसमें शुरू में वामपंथी रुझान हमको देखने को मिला जवाहरलाल नेहरू के समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे पूंजीवाद और दक्षिणपंथ की तरफ उसका झुकाव बढ़ता चला गया। जो वामपंथी दल थे, कम्युनिस्ट पार्टीज थी, उनकी अपनी भूमिका है जिसका अलग से विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन इस समय जो हम बात कर रहे हैं वो समाजवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं और एक प्रमुख नारे की बात हम करना चाहते हैं जिसको गैर कांग्रेसवाद कहा गया। और गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ कांग्रेस के जो वर्चस्व था उसको चुनौती देने का काम भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कुछ नेताओं ने किया। तो इस समाजवादी आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसमें जो भी नेतृत्वकर्ता लोग थे वो भारतीय लोकतंत्र में आस्था रखते थे। भारत में ही रहते हुए भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करते हुए जो असमानताएं थी, विषमताएं थी, जो स्त्री पुरुष के बीच विषमता थी, विभिन्न जातियों के बीच में विषमता थी, सामंतवाद का वर्चस्व आज़ादी के बाद भी बना हुआ था, उन सबको तोड़ने के लिए एक बहुत ही सशक्त वैचारिक आंदोलन खड़ा करने का काम उन लोगों ने किया। और ये संगठन उन्होंने बनाए जो ट्रेड यूनियंस के रूप में भी काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके अपने लेखक सम्मेलन, लेखक संगठन, वैचारिक संगठन आदि थे जिसने जनता के मुद्दों को सजगता से उठाने का काम किया। और एक समय में देश में कांग्रेस के सम्मुख प्रमुख विपक्षी ताकत के रूप में वो उभर कर आए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया तो उस समय अनेक समाजवादी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, वामपंथी लोगों को भी डाला गया और जो उस समय जनसंघ के लोग थे उनमें भी बहुत से लोगों को जेलों में डाल दिया गया। तब बाबू जयप्रकाश नारायण ने देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और देश के युवा, बहुत सारे छात्र, वो सब लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। और 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ तब जनता पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन हुआ और उनकी सरकार बनी। तो ये सारा एक तरह से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जिस संदर्भ में हम आज इस पुस्तक की भी चर्चा करना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में, सारे पॉकेट्स में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे अनेक स्थान थे जहां समाजवादी लोगों के अपने बहुत ही सशक्त केंद्र थे। वो लोग वहाँ न सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में बल्कि एक ट्रेड यूनियन के रूप में भी और वैचारिक संगठनों के रूप में या विचारधारा के स्तर पर काम करने वाले लोगों के रूप में भी लगातार सक्रिय रहे। तो वो जो सारे केंद्र रहे उनमें किस तरह से उन्होंने राजस्थान के और देश के नव निर्माण में अपना योगदान दिया, कैसे जन संघर्षों का नेतृत्व किया, इन सब को जानने और समझने के लिए आवश्यक ये था और हमें लगा कि जो राजस्थान का समाजवादी आंदोलन है उसके संदर्भ में हमको कोई पुस्तक प्रकाशित करनी चाहिए। इससे पहले महावीर समता संदेश में एक श्रृंखला ज़रूर प्रकाशित हमने की जिसका नाम राजस्थान में वामपंथी आंदोलन था। उसमें बहुत सारे समाजवादी विचारकों और क्रांतिकारियों का भी
जिक्र आया और उनका भी उसमें वर्णन किया गया। लेकिन वो काम वहीं तक सीमित हो गया। लगभग 16 उसमें श्रृंखला में कड़ियाँ प्रकाशित हुई। बाद में वो काम रुक सा गया। तो उस काम को आगे बढ़ाया हमारे प्रधान संपादक हिम्मत सेठ साहब ने, और वो पुस्तिका प्रकाशित की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, समाजवाद के सारथी। और इस पुस्तिका में महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे अ, जो नेता हैं समाजवाद के राजस्थान के अंदर, उनके बारे में सामग्री को संकलित किया गया है। और ये सारे लेख कहीं न कहीं अलग अलग समय पर प्रकाशित हुए हैं महावीर समता संदेश के अंदर। लेकिन इसका जो प्रथम लेख है वो महत्वपूर्ण है, खासतौर से राजस्थान में समाजवादी आंदोलन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो जो दूसरी पुस्तक आई है उसका शीर्षक वो लेख है जो पहला लेख है पहली वाली पुस्तक का। तो इस तरह से एक तरह से पहली वाली पुस्तक का एक विकास या विस्तार हमको दूसरी पुस्तक में देखने को मिल रहा है। तो इस लेख में राजस्थान में मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में लड़े गए एक ही आंदोलन, मानगढ़ में जो शहादत हुई आदिवासियों की, बांसवाड़ा में मामा बालेश्वर दयाल ने जो आदिवासियों के भीतर समाज सुधार का कार्य और राजनीतिक चेतना का विस्तार का कार्य किया, उसका उल्लेख है। साथ ही उदयपुर में जो छात्र आंदोलन आज़ादी के पहले और आज़ादी के तत्काल बाद विकसित हुआ, जिसमें फतेह सिंह जी मेहता और अन्य लोग शामिल थे, उनका भी उल्लेख इस पुस्तिका में है। और श्रमिक आंदोलन जिसमें उदयपुर में राजेंद्र पाल सिंह जी चौधरी, भाई भगवान इत्यादि लोग थे जिनकी भूमिका इसमें रही। गंगानगर में प्रोफेसर केदार, बांसवाड़ा और खेरवाड़ा में अर्जुन देथा जी, बीकानेर में मानक चंद जी सुराना, मुरलीधर जी व्यास, और धौलपुर में एडवोकेट महेश भार्गव जैसे अन्य लोग, जो लोग इस समाजवादी आंदोलन से संबद्ध रहे, उनका उल्लेख इस प्रथम लेख में हमको देखने को मिलता है। साथ ही कोटा में जो महत्वपूर्ण भूमिका हीरालाल जी जैन की थी, जो गोवा मुक्ति आंदोलन तक में सक्रिय रूप से शामिल थे, उन सब के योगदान को इस लेख में और इस पुस्तिका में सराहा गया है। जो अन्य लेख महत्वपूर्ण हैं इस पुस्तिका में, उनमें सरदार भगत सिंह पर एक लेख है, गणेश शंकर जी विद्यार्थी पर भी एक लेख है, और कर्पूरी ठाकुर पर एक लेख प्रकाशित है, जिनको आजकल आदरणीय मोदी जी भी जननायक कह रहे हैं। तो ये इस तरीके से बात करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि मोदी जी को अगर याद न करें तो कोई भी चर्चा पूरी नहीं होती देश में आजकल। तो ये पुस्तिका इस तरह से एक पूर्व पीठिका बनी, जो बाद में इसमें किताब गणेश शंकर विद्यार्थी पे भी है। हाँ, गणेश शंकर जी विद्यार्थी पर एक लेख है, वो मैंने अभी कहा। तो ये इसके बाद जो पुस्तक आई जिसका गांधी जी पे भी एक, गांधी जी पर एक लेख है। तो राजस्थान में समाजवादी आंदोलन, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये दूसरा जो इसका आया है भाग, या एक तरह से दूसरी पुस्तक आई है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 90 पृष्ठ की जो पुस्तक है उसका संपादन हमारे मित्र उड़ीसा में जो अभी रह रहे हैं दिनेश माली जी, उन्होंने बहुत मेहनत से किया है, और उन्होंने इसका जो प्राकथन है वो भी लिखा है। तो दिनेश माली जी ने एक छोटा सा जो आलेख लिखा है, उसमें हिम्मत सेठ जी की जो वैचारिक विरासत है, जो परंपरा है, उसका उसमें उल्लेख किया है, और किस तरह से महावीर समता संदेश के माध्यम से पूरे दक्षिणी राजस्थान में और उस आंदोलन को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम यहाँ किया जा रहा है। इस पुस्तक में 16 लेख हैं, 16 लेख संकलित किए गए हैं, जिनमें पूरे देश भर के महत्वपूर्ण लोगों ने इन लेखों को लिखा है। खास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा प्रोफेसर राजकुमार जैन, स्वर्गीय हीरालाल जी जैन,
श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी, श्री हिम्मत सेठ, स्वर्गीय नंद चतुर्वेदी जी, विवेक रंजन जी मेहता, स्वर्गीय परशुराम जी त्रिवेदी, हेमेंद्र चंडालिया, चंद्रकांता त्रिवेदी, जगदीश राज श्रीमाली, हिमालय तहसीन, मोती सिंह और भारत दोषी, ये सारे लोग हैं जिन्होंने इस पुस्तक के लेखों को लिखा है। और ये अधिकांश लेख वो हैं जो समय समय पर महावीर समता संदेश में प्रकाशित भी होते रहे हैं। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें सितंबर 2025 में पुणे में जो समाजवादी एकजुटता सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसका संकल्प पत्र और उसकी रिपोर्ट ये भी प्रकाशित हैं। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हमारे सामने आता है इस पुस्तक में। तो अलग से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पुणे सम्मेलन में क्या क्या हुआ और उसमें कौन सा संकल्प पत्र पारित किया गया। तो एक तरीके से जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, उसका भी एक महत्वपूर्ण काम इस पुस्तक के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। एक और विशेषता इस पुस्तक की यह है कि इसमें कुछ ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में लेख लिखा गया है और वो स्वयं भी किसी और लेख के लेखक हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका लाभ ये होता है कि आप एक लेखक को दो अलग अलग दृष्टिकोण से पहचान सकते हैं या उसके बारे में अपनी समझ बना सकते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने जो लिखा है उससे आप एक मूल्यांकन या एक आकलन कर सकते हैं कि वो लेखक क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है। और दूसरी ओर उन लेखक के बारे में कोई अन्य जब लिखता है तो उनको पूरी संपूर्णता में आप समझ सकते हैं एक व्यक्तित्व के रूप में। तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें स्वर्गीय हीरालाल जी जैन का एक लेख है, भारत में समाजवादी आंदोलन, उन्होंने लिखा है। लेकिन उस महत्वपूर्ण लेख से जितना आप समझते हैं हीरालाल जी जैन को, नंद चतुर्वेदी साहब ने उन पर एक लेख लिखा है, समता का वह योद्धा हीरालाल जैन। तो जब आप इन दोनों लेखों को एक साथ पढ़ते हैं तो आप हीरालाल जी जैन के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट अपनी समझ विकसित कर पाते हैं। इसी तरह से हिम्मत सेठ साहब ने नंद चतुर्वेदी जी पर एक लेख लिखा है। तो नंद चतुर्वेदी जी ने हीरालाल जी जैन पर लेख लिखा है और हिम्मत सेठ साहब ने नंद चतुर्वेदी जी पर लेख लिखा है। तो नंद चतुर्वेदी जी को एक बेहतर तरीके से समझने का माध्यम वह लेख है जो कि हिम्मत सेठ साहब ने लिखा है। इसी तरह से परशुराम त्रिवेदी जी का एक लेख है जिसमें उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष की लोमहर्षक कहानी, ये एक लेख उनका लिखा है। तो उनके बारे में, परशुराम जी त्रिवेदी के बारे में, जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, अभी राजस्थान इंटक के अध्यक्ष हैं, जगदीश राज श्रीमाली, उनका एक लेख है जो उन्होंने परशुराम जी त्रिवेदी के बारे में लिखा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इस किताब का, जिसमें आप देखते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग दृष्टिकोण से आप लोगों को बेहतर जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे इसकी एक विशेषता और ये लगी कि उदयपुर में जो बहुत सारे समाजवादी विचार के लोग रहे, उनके बारे में बहुत कम जानकारी हमें है। तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में इस किताब में आपको जानकारी मिल जाएगी। उदयपुर में रहते हुए भी शायद हम लोग उनको ठीक से नहीं जानते। परशुराम जी त्रिवेदी और शांता त्रिवेदी जी, जो दोनों स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और उदयपुर के शैक्षणिक जगत में उनकी बड़ी भूमिका राजस्थान महिला परिषद के माध्यम से रही है। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का काम उन्होंने, बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, उसको अंजाम दिया। महिला तो ये शांता त्रिवेदी तो पार्षद भी रही, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप भी था दोनों का पूरा। दोनों राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय रहे और वो शिक्षा पर तो कभी अलग से भी बात करेंगे, तब देखेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं किसने प्रारंभ की। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ समाजवादी विचार की बात कर रहे हैं, तो इसमें मामा बालेश्वर दयाल जी पर भारत दोषी जी का लेख है। हालांकि बहुत छोटा लेख है, लेकिन जो हमारे श्रोता और पाठक लोग देख रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी हैं कांति कटारा, उन्होंने पूरा एक शोध प्रबंध लिख दिया है मामा बालेश्वर दयाल पर और पीएचडी उनको अवार्ड भी हो गई है और पुस्तक रूप में वो प्रकाशित भी हो गई है। एक लेख विवेक रंजन का भी है इसमें, और इसमें विवेक रंजन जी का लेख है
हबीबा बानो तहसीन पर एक लेख है। चौधरी राजेंद्र पाल सिंह जी और चौधरी नरेंद्र पाल सिंह जी पर लेख हैं। नंद चतुर्वेदी जी पर और कोटा के हीरालाल जी जैन पर लेख है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि जो अ, इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं ज़्यादा मिलते हैं, ऐसे लोगों पर आलेख इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इन लोगों के बारे में जानने के लिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। और आप ये देखेंगे कि समाजवादी विचार और वामपंथी धारा के जो क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता के पश्चात समाज के संघर्षों में शामिल ऐसे सैकड़ों लोगों की कहानियां अभी हैं जो लिखी जानी बाकी हैं। ये बात भी इस पुस्तक से हमें समझ में आती है कि जो भी प्रयास हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिसको हम अंग्रेजी में अनसंग हीरोज कहते हैं, यानी ऐसे नायक हैं जो जो जिनकी वीर गाथाओं का, जिनके कार्यों का सही ढंग से आकलन, मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं हुआ है। तो उनके बारे में सामग्री एकत्रित करके लिखे जाने की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि अभी एक अजीब सा राजनीतिक विश्लेषण और चिंतन इस देश में होने लगा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और उसके विकल्प के रूप में सिर्फ कांग्रेस। तो ये जो एक गलत समझ विकसित हुई है, उसको तोड़ना भी आवश्यक है। उसके आगे सर अभी सावरकर स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं तो और गोलवरकर तो ये जो हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो इतिहास का पुनर्लेखन के नाम पर इतिहास का डिस्टॉर्शन हो रहा है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में जो और वास्तविक अंबेडकर नायक और हैं, आरएसएस के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। वास्तव में जिन लोगों का योगदान रहा है, जो लोग वास्तव में जन संघर्षों से जुड़े रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं, जो लोगों के संघर्षों के साथ ही रहे हैं, ऐसे लोगों के वास्तविक इतिहास को, उनके योगदान को लिख करके प्रकाशित करने की आवश्यकता है। तो आज यहीं बातचीत समाप्त करेंगे इस अपील के साथ कि भारत में, राजस्थान में, उदयपुर में जिन लोगों के भी पास ऐसे नायकों के बारे में जानकारी हो, सामग्री हो, वो लोग संपर्क करें महावीर समता संदेश से। हमें प्रसन्नता होगी उनको प्रकाशित करके। अगर आप स्वयं लेख लिख सकें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अगर आप हमें सामग्री उपलब्ध कराना चाहें और फोटोग्राफ्स, लेटर्स, डायरीज, किसी भी फॉर्म में जो भी सामग्री आपके पास है, न्यूज़पेपर कटिंग्स, वो सब अगर आप उपलब्ध करा पाएँ तो ये बहुत बड़ा योगदान आपका होगा इस देश के वास्तविक हीरोज़ को सामने लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद चंदालिया जी, आपने बहुत ही अच्छे से पूरी चीज़ों को समझाया। एक आध जगह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 1948 में जब देश आज़ाद हो गया था, 47 में, तो समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, वो अपने मन से बाहर नहीं निकली थी। कांग्रेस के दक्षिणपंथी लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि या तो आप कांग्रेस में रहो या समाजवादी पार्टी में रहो। तो उस समय उन्होंने मतलब बाहर निकलना उचित समझा, और फिर ये भी कहा कि भाई हम इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि हमारे को कांग्रेस से कोई वो है, हम इसलिए निकल रहे हैं बाहर कि एक सशक्त विपक्ष चाहिए देश के अंदर, तो हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। तो इस वजह से वो बाहर निकले थे। और बाद में जो जो भी हुआ आप देख ही रहे हैं, 1952 के चुनाव के बाद थोड़ा सा समाजवादी पार्टी को धक्का लगा, और जेपी उस समय फिर 54 में शायद उसमें चले गए थे, सर्वोदय में। खैर ये एक लंबी कहानी है जो बहुत लंबे मतलब समाजवादी आंदोलन की एक त्रासदी है जो उसमें रही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी, जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो बनी थी 1934 में, वो सिर्फ इसीलिए बनी थी कि देश तो आज़ाद होना है अब, कभी मतलब आज हो कल हो, इस तरह की स्थिति बन गई थी। तो देश किधर ले जाएंगे, मतलब ये अगर हम तय नहीं करेंगे तो क्या
भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो वापस राजा महाराजाओं के हाथ में चला जाएगा, या पूंजीपति उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, या जो लोग गरीब वंचित जो लड़ रहे हैं उनके लिए भी कुछ इसमें होगा। तो इस बात को तय करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना अलग संगठन बनाया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और अलग मतलब अंदर ही इसलिए रहे कि ये मतलब मैसेज न जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन में दरार पड़ गई है, और समाजवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की है, ये मैसेज न जाए, इसलिए उसी में रह करके और ये काम किया था। तो और उसके बाद तो सारा जो आप देख ही रहे हैं, और मामा जी का और इनका तो योगदान बहुत ज़बरदस्त था, और उस पर अगर कोई शोध काम किया है पूरा तो बहुत बड़ा काम है वो उनको बधाई। और ये प्रयास है। अब एक एक पुस्तक और करने की इच्छा है, काफ़ी मटेरियल तो हमारे पास है उसी महावीर संता संदेश में, और कुछ ढूंढेंगे और खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक अच्छी पुस्तक बनाने की और कोशिश करेंगे, और फिर हो सका तो तीनों का समग्र भी बनाएंगे ताकि एक ही जगह सारी तीनों पुस्तकें आ जाए। तो ये एक लंबी योजना है, अब पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, अब उम्र भी हो रही है। खैर, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर अभी तक भी आपने महावीर संता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।